आपके साथ यशी शुक्ला, बात करेंगे राजनीति की। और आपको बता दें कि राजनीति में हम आपको तमाम जिस तरीके से राजनीतिक दल 2022 के चुनावों की तैयारियां कर रहे हैं उसकी सारी तस्वीरें एक एक करके दिखाएंगे। और राजनीति में सबसे पहले बात करेंगे तेवर में माया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल मची हुई है। सियासी दलों द्वारा बड़ी बड़ी जनसभाएं और रैलियां की जा रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी और कहा कि भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां जब सत्ता में होती हैं तो फिर अपने शासन वाले राज्यों में चुनाव से 2-3 महीने पहले ही खूब उद्घाटन और शिलान्यास करती हैं। ये हवाई शिलान्यास और उद्घाटन की रैलियां एक तरह से चुनाव प्रचार करती हैं। देशवासियों को वे अपनी पार्टी बीएसपी के लोगों को भी नव वर्ष सन 2022 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती। कस लोगों को भी वर्तमान में फिर से शुरू हो रही कोरोना बीमारी आदि के इस कुदरती मार के साथ साथ केंद्र व राज्य सरकारों की भी इनके प्रति व जिन वर्गों का मैंने नाम लिया उनके प्रति भी चल रही इनकी वादा खिलाफी व अन्य घोर विफलताओं से भी हिम्मत नहीं हारना है। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक व्यक्ति व एक वोट का दिया गया ये हथियार एक सशक्त माध्यम है जिससे लोग देश में या सभी जन विरोधी सरकारों को उचित लोकतांत्रिक सजा दे सकते हैं। और यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती को आपने सुना, जिनके तेवर काफी तीखे नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने सरकार और अन्य विपक्षी दलों पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये लोग चुनाव से 2-3 पहले महीने ही शिलान्यास करना शुरू कर देते हैं, उद्घाटन करना शुरू कर देते हैं। और जैसे कि मायावती पहले भी ये साफ कर चुकी है कि वो किसी तरीके का घोषणा पत्र जारी नहीं करेंगी, बल्कि जिस तरीके से उनकी सरकार में जो काम किए गए हैं उसी आधार पर 2022 का चुनाव फतेह करने की कोशिश करेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला हर एक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमणि, आप तो जानना चाहेंगे, मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबसे पहले तो नए साल की बधाई दी, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से सरकार और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा, उन्होंने कहा है कि जो बसपा है वो धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है बल्कि गरीबों की पार्टी है। साथ ही साथ और जब अन्य सरकारों पर हमला बोला तो उन्होंने ये साफ कहा कि जिस तरीके से उद्घाटन 2-3 महीने पहले करना शुरू कर दिया जाता है, शिलान्यास जो है वो 2-3 महीने पहले करना शुरू कर दिया जाता है, बसपा ये सब नहीं करती। बसपा अपने जो काम करेगी उसी पर चुनाव लड़ेगी। जी, निश्चित तौर से अगर बात करें मायावती की तो मायावती आज काफी तीखे तेवर में नजर आई और जिस तरह से उन्होंने आज अपनी रणनीति स्पष्ट की है तो उन्होंने साफ तौर से ये बताया है कि जो जिस तरीके से बसपा काम करती है उसी तरीके से काम करेगी और जो अन्य पार्टियां हैं उनकी देखा देखी नहीं करेगी। यानी कि बसपा की कार्यप्रणाली का एक तरीका है और उसी जो पुराने पैटर्न पे वो काम करते आए हैं उसी पैटर्न पर काम करेंगे। ना वो मीडिया में शोर मचाएंगे, ना वो रैलियां करेंगे। तो वो उनका साफ तौर से कहना था कि जो बसपा है वो धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, उसके पास पैसे की कमी है और यही कारण है कि वो इस समय रैलियां नहीं कर रही। और इस बयान के पीछे की वजह अमित शाह है। अमित शाह ने कुछ ही दिन पहले ये बयान दिया था कि जो बसपा सुप्रीमो हैं उनकी अभी ठंड नहीं उतरी है और ठंडी की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल रही और उसकी वो प्रतिक्रिया थी कि जो अमित शाह के बयान को लेकर उन्होंने आज तीखे तेवर में उसका जवाब दिया। अब निश्चित तौर से अगर बसपा सुप्रीमो की बात करें तो एक रणनीति के तहत काम करती हैं वो। और जैसे कि पहले भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति को
समझने वाले लोग कहते हैं कि बसपा का एक मजबूत वोट बैंक है, और चाहे मोदी लहर की बात करें या उसके बाद के भी चुनाव की बात करें तो उनका जो 19-18% के आसपास का वोट है वो एक सुरक्षित वोट माना जाता है। तो अब ये देखना होगा कि क्या उससे कुछ वोट बढ़ता है या घटता है, ये चुनाव बताएगा। लेकिन रणनीति स्पष्ट कर दी है मायावती ने कि वो भी जैसे पुराने चुनाव में चुनाव लड़ती आई उसी तरह से लड़ेंगे, जिस तरह से रैलियां होती थी उनकी उसी तरह से लगभग होंगी, और जब चुनाव का वक्त आएगा, जब चुनाव करीब आएगा, तब उनकी रैलियां शुरू होंगी। जी चलिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मायावती अब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और जनता से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो चुनावी रैलियां नहीं कर रही हैं, किसी तरीके का कोई घोषणा पत्र नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें जिस तरीके से सतीश मिश्रा जो हैं वो जगह जगह जाकर चुनावी रैलियां नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जगह जगह पर, और बसपा की सरकार में जो किए गए काम है उनको गिना रहे, तो कहीं ना कहीं सतीश मिश्रा भी एक अहम रोल निभा रहे हैं इस वक्त बसपा में। जी निश्चित तौर से अगर सतीश मिश्रा की बात करें तो बसपा में अगर मायावती के बाद कोई दूसरा चेहरा नजर आता है तो सतीश चंद्र मिश्रा हैं, और वो लगातार अगर बात करें ब्राह्मण वर्ग सम्मेलन की या तमाम सम्मेलन किए जा रहे हैं वो सतीश मिश्रा के नेतृत्व में ही किए जा रहे हैं, तो काफी अहम हो जाता है सतीश चंद्र मिश्रा का रोल। और जो उनके परिवार के अन्य सदस्य भी हों वो भी अब राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि जब मायावती मैदान में उतरती हैं तब की स्थिति क्या होगी। अभी तो सतीश चंद्र मिश्रा ने मोर्चा संभाल के रखा हुआ है, और मायावती के उतरने के बाद में जरूर कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा जब उनकी रैलियां होंगी। अगर पुराने इतिहास की बात करें, जब मायावती की रैलियां होती तो उसमें भी काफी भीड़ होती है और काफी लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो निश्चित तौर से अब अगले माह से जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तब मायावती जरूर रैलियां करती नजर आएंगे, और उसके बाद में स्थिति स्पष्ट होगी कि जो बसपा की रणनीति क्या है और किन मुद्दों को लेकर वो जमीन पर उतरेंगे। जी बिल्कुल चंद्रमणि, बात अगर हम करें अखिलेश यादव की तो मायावती और अखिलेश यादव ने जब गठबंधन किया और उसके बाद जब गठबंधन टूटा तो कहीं ना कहीं अब मायावती अखिलेश यादव को भी निशाने में लेती हैं, चूंकि उन्होंने जिस तरीके से भाजपा जो उद्घाटन करती है और उसके बाद अखिलेश यादव जिस तरीके से कहते हैं कि वो उनके सरकार में किया गया शिलान्यास या उद्घाटन है जो काम भाजपा पूरा करे, इसको लेकर भी मायावती कई बार कटाक्ष करती हुई नजर आई है। जी निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं वो भाजपा से ज्यादा अखिलेश यादव पर निशाना साधती नजर आई, और उसके पीछे भी कई कारण हैं कि जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी तब अखिलेश यादव ने इनके लगभग आधे विधायकों को तोड़ दिया, तो उसका उनको गलत उनके पास मैसेज गया, और उसके बाद से वो लगातार जो है समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेती हैं, और जितने भी अगर बसपा से नेता जो छोड़ के गए हैं वो लगभग समाजवादी पार्टी में गए हैं। तो एक संदेश ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव बसपा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और यही कारण है, यही नाराजगी है कि जो मायावती का वोटर है वो कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ ना शिफ्ट हो जाए। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चंद्रमणि कहीं ना कहीं मायावती की क्या रणनीति है तो आगे देखना होगा। फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे अभी और भी अपडेट हम यहाँ पर लेंगे। और जिस तरीके से बात करें आज हम तेवर में माया प्रेस कॉन्फ्रेंस की मायावती ने और सीधा सरकार पर और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। राजनीति में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। 5 दिनों में मुख्यमंत्री धामी के कुछ नए फैसले देखेंगे उत्तराखंड की जनता से। जैसे आप अभी तक देखते जा रहे थे वैसे इंतजार करिए आगे भी। ठीक है। राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है। यह आगमन 9 जनवरी को होना है। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही आचार संहिता लगने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बड़ी रैली मानी जा रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की कल हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह कल लखनऊ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यालय में जाकर कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की थी, उनको जीत का मंत्र दिया था।
साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जीत का मंत्र देने के बाद उन्होंने इससे पहले देर रात बैठक भी की थी, जिसमें तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए थे और उन्होंने जीत का मंत्र दिया था। चूंकि अगर हम अमित शाह की बात करें तो उन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है, वो रणनीतियां बनाते हैं, मंथन किया जाता है और इसी मंथन में यह तय किया गया है कि लखनऊ में एक बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी, एक बड़ी रैली की जाएगी जिसको संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रमणि लगातार हर एक अपडेट के लिए बने हुए हैं। चंद्रमणि, आपसे जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी और यह रैली अब तक की सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है जो कि 9 जनवरी को होगी। क्या कुछ जानकारी है इस रैली को लेकर? और चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में निर्णय लिया है, इसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी कि आखिर ये जनसभा क्यों? अगर बात करें इस रैली की तो आचार संहिता लगने के पहले ये माना जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली बनाने की भाजपा की तरफ से तैयारी की जा रही है और ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि इसमें 10 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद की जा रही है। तो निश्चित तौर से जो प्रधानमंत्री है उसे उस रैली को एक बड़ा इवेंट बनाना चाहते हैं और वो मैसेज देना चाहते हैं, वो संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की आम जनता में कि वो जो उनकी भाजपा है वो मजबूती से प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री के लगातार उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम लगे हुए हैं। अगर बात करें कि कल ही उनकी मेरठ में एक बड़ी जनसभा और उसके बाद में लखनऊ में 9 जनवरी को एक बड़ी रैली का आयोजन है और ये रैली उस मौके पर हो रही है जो तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में जन विश्वास यात्रा चल रही है और उसका समापन 9 जनवरी को लखनऊ में किया जाएगा और वहां से जो भीड़ एकत्र करके लाई जाएगी वो लखनऊ पहुंचेगी। तो निश्चित तौर से एक बड़ा इवेंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे आम जनता में मैसेज जाए कि भाजपा मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा वो भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आचार संहिता लगने के पहले वो ऐसा अनुमान है कि वो आखिरी संबोधन हो सकता है। तो तमाम योजनाओं की भी घोषणा हो सकती है, तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा हो सकती है। अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री 9 जनवरी को लखनऊ में बड़ी बात है ये प्रदेश की राजधानी हो पूरे उत्तर प्रदेश को क्या। चंद्रमणि, ये एक बड़ी बात है कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और लगातार जिस तरीके से अभी हाईकोर्ट ने चिंता जताई थी ओमिक्रॉन को लेकर और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, उसके बाद चुनाव आयोग लखनऊ आया 3 दिवसीय दौरे पर जहां पर यह फैसला लिया गया कि चुनाव अपने तय समय पर होंगे। लेकिन हम ये सभी जानते हैं कि विपक्षी दल लगातार भाजपा की रैलियों पर रोक लगाने की बात कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से एक नोटिस भी दिया गया है, एक नोटिस जारी दिया गया है कि इसमें साफ है कि भाजपा की रैलियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। चुनाव आयोग को ये पत्र भी लिखा गया है। उसके बावजूद भी भाजपा की एक बड़ी रैली 9 जनवरी को होने जा रही है। ये देखिए, अगर बात करें एक चुनाव की, अगर चुनाव होना है तो सारे राजनीतिक दल रैली तो जरूर ही करेंगे क्योंकि रैली नहीं करेंगे तो वो आम जन तक पहुंचेंगे कैसे, और जो तमाम चीजें हैं तो तमाम भाषण हैं, तमाम वादे हैं, वो कैसे जन जन तक पहुंचाएंगे। तो अगर चुनाव समय पर होते हैं तो निश्चित तौर से किसी भी दल की, या समाजवादी पार्टी की बात कर लें या बसपा की बात कर लें या किसी अन्य दल की भी बात कर लें, तो किसी भी राजनीतिक दल की भीड़ को रोक पाना वो संभव सा नजर नहीं आता। हालांकि कुछ नियम बनाए जा सकते हैं पर जब रैली होती है, जब 10-10 लाख लोगों की भीड़ होती है तो वहां पर नियमों का पालन हो पाना इतना आसान नहीं। तो लोगों को जागरूक होना है। अब ये देखना होगा कि सरकार क्या निर्णय लेती है और जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग को ही या तो सभी दलों की रैलियों पर प्रतिबंध लगा दें। अब इस मुद्दे पर नहीं लगा सकते कि इनकी रैली में ज्यादा भीड़ हो रही तो इनकी रैली पर प्रतिबंध लगा दें, या तो सभी दलों का रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि ये सभी अपने दल डिजिटल माध्यमों से लोगों के संपर्क में आए। अब भाजपा की रैली में भीड़ आ रही तो सपा की भी रैली में भीड़ आएगी। ठीक है, चंद्रमणि, देखना होगा कि इस रैली में कितनी जनसंख्या हम देख पाएंगे और कितना 2022 में इसका असर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहां पर हम लगातार बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली जनसभा को, जो कि 9 जनवरी को होगी और यह अब तक की भाजपा की सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है।
के न्यूज, खबरों का सारथी। शहरों में बढ़ती मेट्रो की रफ्तार, हर शहर को जोड़ता एक्सप्रेसवे का जाल, शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। 33 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, डीबीटी के माध्यम से खातों में सीधा भुगतान कर मिशन रोजगार के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में बढ़ती विकास की रफ्तार, केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में यूपी को शीर्ष स्थान सिर्फ योगी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव हो सका। फर्क साफ है, सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे ताबड़तोड़ छापेमारी की। और लखनऊ से इसी बीच आपको खबर बता देते हैं, हजरतगंज में चल रही छापेमारी खत्म हो गई है। हजरतगंज आईटी की चल रही थी छापेमारी। रात करीब 3 बजे आईटी की टीम निकली। मोहम्मद मोहसिन मलिक के आवास से निकली टीम। छापेमारी में आईटी की टीम ने प्रॉपर्टी इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज लेकर बाहर निकली है। पूछताछ के बाद आईटी टीम घर से खाली हाथ निकली। वहीं पंपी जॉन के रिश्तेदारों के घर पर भी पड़ रहा है इनकम टैक्स का छापा। लखनऊ से खबर, हजरतगंज में चल रही छापेमारी हुई खत्म। हजरतगंज में आईटी की चल रही थी छापेमारी। रात करीब 3 बजे आईटी की टीम निकली। छापेमारी में आईटी की टीम खाली हाथ निकली। इनकम टैक्स रिटर्न और दस्तावेज लेकर बाहर निकली टीम। और आपको बता दें कि कानपुर में पंपी जॉन के रिश्तेदारों के घर भी पड़ रहा है आईटी का छापा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी भी लगातार हर एक अपडेट के लिए बने हुए हैं और कन्नौज से हमारे संवाददाता अभय कटियार भी लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम सफी आपके पास आएंगे। हजरतगंज में जो आईटी का छापा पड़ा था उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है अभी तक? बिल्कुल, देखिए कल सुबह 8 बजे से जो आईटी थी उसने छापेमारी शुरू की थी। ये याकूब मलिक है जो कि कन्नौज में इनकी बहुत बड़ी
इत्र की फैक्ट्री है जो महक इंटरप्राइजेस के नाम से है, और उन्हीं के एक भाई का मकान है लखनऊ में, जिनका नाम जो याकूब मलिक के छोटे भाई है मोहसिन मलिक। इनका यहाँ पर ये इनके दोनों बेटे भी काम करते हैं जो मुंबई और कन्नौज में इत्र का काम देखते हैं। फिलहाल लगभग 18 से 19 घंटे छापेमारी चली है और रात में 3 बजे जो इनकम टैक्स की टीम थी वो बाहर निकली और साफ तौर से जब घर वालों से बात की गई तो उन्होंने ऑन कैमरा तो नहीं बोला, लेकिन फिलहाल उनका साफ तौर से कहना था कि खाली हाथ जो इनकम टैक्स के अधिकारी थे, खाली हाथ यहाँ गए लोग ने मिला है। 18 से 19 घंटे छापेमारी चली, छानबीन चली, पूरे घंटे जो इनकम टैक्स के अधिकारी थे वो लगातार छानबीन करते रहे। लेकिन अगर बात करें हम मोहसिन मलिक की, तो खाली हाथ इनकम टैक्स के जो अधिकारी थे वो वहां से निकले हैं। जी ठीक है, कन्नौज से हमारे संवाददाता अभय भी लगातार बने हुए हैं। अभय, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से पम्मी जैन के घर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, वहां पर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? क्योंकि पम्मी जैन के जो कानपुर के रिश्तेदार हैं उनके घर इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। आपको बता दें कि पम्मी जैन के यहाँ अभी भी छापेमारी चल रही है और जो कन्नौज में दूसरे इत्र व्यवसायी हैं फौजान मलिक, जो मलिक मियाँ के बेटे हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। और आपको बता दें कि अभी अभी HDFC बैंक से उनके यहाँ नोट गिनने वाली मशीन गई है, जिससे कि लगता है कि कोई भारी नकदी निकलने की आशंका है। ठीक है, अबे क्या किसी तरीके की कोई जानकारी मिल पाई है IT विभाग की तरफ से? क्या किसी तरीके का अधिकारियों ने कुछ बयान दिया है क्या? आपको बता दें अभी तक किसी भी अधिकारी ने कैमरे के सामने या कैमरे के बगैर कोई भी बयान नहीं दिया है, मगर हाँ ये है कि मलिक मियाँ के घर के अंदर तोड़फोड़ की आवाजें आ रही हैं, जिससे कि लग रहा है कि तोड़फोड़ की जा रही है और नकदी या जो भी है उसको ढूंढना जा रहा है। सफी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ यहाँ पर कि क्या और लोगों के नाम यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं और घर के छापेमारी पड़ जाएगी? सफी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन इसी बीच कन्नौज से एक बड़ी खबर आ रही है। कन्नौज से बड़ी खबर, कैश गिनने की मशीन पहुंची मलिक मियां के आवास। 4 सदस्यीय टीम के साथ कैश गिनने की मशीन पहुंची, भारी नोटों के मिलने की आशंका जताई जा रही है। HDFC बैंक के मालिक मियां के आवास पर पहुंचाई गई है मशीन। HDFC बैंक की ऐसे एक मशीन मंगवाई गई है, कैश गिनने की मशीन पहुंची मलिक मियां के आवास और कयास लगाए जा रहे हैं कि भारी नोटों के मिलने की आशंका है। सफी, आपसे जानना चाहेंगे, जो मेरा सवाल था कि क्या और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से छापेमारी कर रही है लगातार आयकर विभाग की टीम, कहीं ना कहीं और भी बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। इत्र कारोबारी फिलहाल अभी अगर इनकम टैक्स की बात करें तो रडार पर हैं, लेकिन और भी जो बड़े व्यवसायी हैं वो जरूर इनकम टैक्स के रडार पर नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, अब और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि कानपुर में पम्मी जैन के जो रिश्तेदार है उनके घर इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, तो क्या कन्नौज में भी ऐसे कई लोग और हैं जिनके घर इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है? आपको बता दें कि पम्मी जैन यहाँ के बड़े उद्योगपति और समाजसेवी भी हैं और समाजवादी पार्टी से MLC हैं। उनके यहाँ छापेमारी चल रही है, उनका जो कारखाना है वहां पर भी छापेमारी चल रही है। उनके कन्नौज में 2 कोल्ड स्टोरेज हैं, एक पेट्रोल पंप है, हर जगह छापेमारी जारी है, पूछताछ जारी है। मगर समाजवादी पार्टी नजर बनाए रखिए, आपसे और भी अपडेट हम आगे लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू है। इनकम टैक्स से छापा पड़ा है मलिक मियां के घर। HDFC बैंक से एक नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि भारी नोटों की संख्या मिल सकती है वहां पर। अभी कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि किसी तरीके की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कन्नौज से खबर, कैश गिनने की मशीन पहुंची मलिक मियां के आवास। 4 सदस्यीय टीम के साथ कैश गिनने की मशीन पहुंची और कयास लगाए जा रहे हैं भारी नोट मिल सकते हैं मलिक मियां के घर पर। HDFC बैंक से मशीन मंगाई गई है। कन्नौज से खबर, कैश गिनने की मशीन पहुंची मलिक मियां के आवास। 4 सदस्यीय टीम के साथ कैश गिनने की मशीन पहुंची आवास। भारी नोटों के मिलने की आशंका। HDFC बैंक से मलिक मियां के आवास पहुंची नोट गिनने की मशीन।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से कानपुर में पम्मी जान के रिश्तेदारों के घर आईटी का छापा पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे आपको बता दूं, कल पम्मी जैन के करीबी डॉक्टर जैन क्या छापा पड़ता है, उसके बाद अगर देखा जाए तो लगातार उनके और करीबों में शिकंजा कसता नजर आता है। लेकिन कल रात में अगर बात की जाए तो सारी टीमें मुंबई रवाना हो जाती है, क्योंकि जो अनुराग जैन है, डॉक्टर अनुराग जैन, वो मुंबई में है, अपना इलाज कराने गए हुए हैं। तो उनके घर को सील कर दिया गया है। उनके घर में कुल 4 गेट है, जिनमें 3 सील है और एक गेट पर गार्ड सो रहा है और बाकी अंदर कमरे सारे सील कर दिए गए। तो टीम वापस मुंबई लौट चुकी है। जब वो कानपुर आएंगे तो ये टीम फिर से वापस आएगी। अगर पम्मी जैन की बात की जाए तो दफ्तर में लगभग सुबह 8 बजे। ठीक है विशाल, नजर बना रखे, आपसे और भी अपडेट हम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एचडीएफसी बैंक से मलिक मियां के आवास पर मशीन पहुंचाई गई है। साथ ही साथ कानपुर में भी पम्मी जैन के जो रिश्तेदार है उनके घर इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। राजनीति में हमने आपको आज 3 तस्वीरें दिखाई। पहले माया के जिस तरीके से तीखे तेवर आज देखने को मिला, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उसके बाद दूसरी ओर 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर, ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर जो जारी है। पम्मी जैन के घर के जो रिश्तेदार है उनके घर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। राजनीति में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।